आप सुन रहे हैं सीरीज का भाग 32। एक भूला हुआ कमरा, एक धूल भरी किताब, और उस किताब में छुपा ऐसा नाम जो किसी की मौत और किसी की जिंदगी तय कर सकता है। टायसन आज उस सच के सबसे करीब है, लेकिन क्या हर राज को जानना वाकई जरूरी होता है? खुलने वाला है एक ऐसा दरवाजा जिसे बंद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी खून से। खूनी राज भाग 32। मुंबई का दोपहर का वक्त था। पुलिस हेड स्टेशन में अविनाश उस किताब खूनी राज, एक अधूरा सच को सामने रखकर टकटकी लगाए देख रहा था। यह किताब उसे तीसरी बार मिली थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हत्या को हत्या साबित करना मुश्किल हो रहा था। अमरीश सिंह के अलावा राघव अग्रवाल और विजय माल्या दोनों की मौत को भी हत्या साबित करना किसी पहेली से कम नहीं था। तभी अभय वहां पहुंचा। अविनाश ने पूछा कि सीसीटीवी कैमरे का क्या हुआ। अभय ने बताया कि वही हुआ जो राघव अग्रवाल के स्टूडियो में हुआ था। कैमरे का पूरा सिस्टम घर में ही लगाया गया था, क्योंकि फिल्मों की मीटिंग्स वहीं होती थी, इसलिए रिकॉर्डिंग की कोई डिटेल कंपनी के पास नहीं जाती। प्राची जी के कमरे में सारा सेटअप था, लेकिन उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। अविनाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि किसी ने वो रिकॉर्डिंग्स हटाई हैं। अन्ना ने उस टायसन का जिक्र किया था। ये टायसन कोई साधारण इंसान नहीं, बहुत चालाक है। कब क्या कर जाए हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे। अभय ने कहा कि सर, वैसे एक बात बतानी थी। रंजीत मेहरा ने बताया कि उपासना जी अपना बयान दर्ज कराने को तैयार हैं। अविनाश ने बेरुखी से कहा कि उनका बयान भी क्या कर लेगा, खैर उनसे कह दो कि कल सुबह आ जाएं। अभय ने सहमति में सिर हिलाया। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। अविनाश ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा कि अंदर आओ। आकाश अंदर आया और सलाम ठोका। अविनाश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि यार, दरवाजा खटखटाए बिना ही आ जाया कर और बार बार सलाम मत कर, हम सब एक टीम हैं। आकाश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अविनाश ने पूछा कि बता, क्या खबर है, अच्छी या बुरी? आकाश ने कहा कि सर, वो ड्राइवर मिल गया। अविनाश और अभय एकदम चौंक गए। अविनाश ने तुरंत पूछा कि कहाँ, कैसे? उसका बयान लिया। आकाश ने बताया कि जी सर, उसने कहा कि कल रात जब वो विजय माल्या को क्लब छोड़ने गया था, तब उसे एक बूढ़ा आदमी मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था, उसका फोन भी बंद कर दिया गया था। अविनाश ने सिर पकड़ लिया और बोला कि अब ये बूढ़ा कहाँ से आ टपका। अभय ने कहा कि हो सकता है ड्राइवर झूठ बोल रहा हो। आकाश ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं सर, हमने हॉस्पिटल में चेक किया, वहां सचमुच एक बूढ़ा आदमी उसे बेहोशी की हालत में लाया था। उसने बिल भरा और फिर गायब हो गया। अविनाश ने पूछा कि उसने कोई नाम पता लिखवाया था। आकाश ने कहा कि जी, उसने अपना नाम विजेंद्र लिखवाया था। अविनाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हमारा पाला किसी बहुत चतुर इंसान से पड़ा है, इसका मतलब अगला निशाना विजेंद्र है। अभय ने सुझाव दिया कि सर, तो हमें विजेंद्र की सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए और उन्हें पहले से ही। अविनाश ने बीच में ही सिर हिलाकर उसे रोक दिया और बोला कि अभय, अगर शिकारी को पकड़ना है तो बकरी को चारा बनाना पड़ता है। अगर अगला निशाना विजेंद्र है तो उस बूढ़े ने जानबूझकर अपना नाम लिखवाया। अब हमें बस विजेंद्र पर नजर रखनी है। आकाश, तुम और अभय उसकी हर हरकत पर नजर रखो, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। आकाश और अभय ने सहमति में सिर हिलाया। अविनाश ने आगे कहा कि अभय, राठी जी से बोलो कि अगर हो सके तो उस बूढ़े की कोई तस्वीर या शक्ल ढूंढें। अभय ने हामी भरी। अविनाश ने कहा कि अब तुम दोनों जाओ, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। अभय और आकाश सावधान की मुद्रा में खड़े हुए, लेकिन इस बार सलाम नहीं किया। वो पलटे और चले गए। उनके जाते ही अविनाश ने उस किताब खूनी राज, एक अधूरा सच की ओर देखा, और जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अनाहिता का नाम था। अविनाश ने फोन उठाया और बोला, हाँ बोलो। अनाहिता ने कहा, मिल सकते हो? अविनाश ने पूछा, कहाँ? अनाहिता ने जवाब दिया, तुम्हारे पुलिस स्टेशन के पास एक कैफे है वहीं। अविनाश चौंका और बोला, तुम वहां क्या कर रही हो? अनाहिता ने हल्के से हंसकर कहा, सीधे सीधे कहूं तो कुछ खबरें शेयर करने आई हूं। अविनाश तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। बाहर पहुंचा तो तिकेश कैफे के बाहर टहल रहा था। अविनाश को देखते ही उसने हल्का सा इशारा किया। अविनाश ने कैफे के अंदर झांका तो अनाहिता वहां बैठी थी। अविनाश ने इतिकेश को देखकर एक मुस्कान दी
लेकिन अतिकेश ने मुंह फेर लिया। अविनाश ने मन ही मन कहा, इतना एटीट्यूड भी ठीक नहीं, और फिर कैफे के अंदर चला गया। वो अनाहिता के सामने जाकर बैठा और बोला, बाहर अतिकेश को पहरे पर बिठाया है क्या? अनाहिता ने गंभीर होकर कहा, अगर किसी को जरा भी भनक पड़ गई कि मैं और तुम इस तरह मिल रहे हैं तो मुसीबत तुझ पर ज्यादा आएगी। अविनाश ने बेफिक्री से कहा, चिंता मत कर, मेरा बैकअप बहुत सॉलिड है। अनाहिता ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो अविनाश ने बात बदलते हुए कहा, ये सब छोड़, खबर बता। अनाहिता ने कुछ कागजात उसकी ओर बढ़ाए और बोली, विजय माल्या पिछले कई महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसने एक बार हॉस्पिटल में ही अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अविनाश ने कागजात खोलते हुए तारीफ की, वाह, तुम पत्रकार हो या जासूस? अनाहिता ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अतिकेश का कमाल है। उसकी हाइट छोटी है लेकिन दिमाग का कोई जवाब नहीं। उसने ही ये जानकारी जुटाई। अविनाश ने कागजात पढ़ते हुए कहा, तो इसका मतलब विजय माल्या डिप्रेशन? ने आगे कहा, हाँ, और कातिल को यह भी पता था कि विजय माल्या का इंश्योरेंस 150 करोड़ का है, जिसकी नॉमिनी उसकी पत्नी प्राची है। अविनाश ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अनाहिता ने बात जारी रखी, विजय माल्या पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट का इल्जाम था। वो अक्सर शराब के नशे में प्राची पर हाथ उठाता था। घर के नौकर इस बात के गवाह हैं, इसलिए प्राची ने उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, और उसका सुलहनामा था ये इंश्योरेंस। अविनाश ने एक गहरी सांस ली और बोला, तो इसका मतलब प्राची इस केस में मुख्य संदिग्ध है? अनाहिता ने कहा, प्राची और विजय माल्या की शादी उसके पिता ने करवाई थी ताकि विजय सुधर जाए, लेकिन समझ नहीं आता माता पिता को हर समस्या का हल शादी क्यों लगता है। यह तर्क मेरे पल्ले नहीं पड़ता। अविनाश ने कुछ देर सोचा, फिर अपने फोन से एक तस्वीर निकाली और बोला, यह किताब पढ़ी है तुमने? अनाहिता ने तस्वीर देखी। उसमें वही किताब थी, खूनी राज, एक अधूरा सच लेखक कृष्णा विराज। अनाहिता ने जवाब दिया, पहली बात, मैं किताबें नहीं पढ़ती। दूसरी बात, यह किताब तो देखने में ही अजीब है। भला ऐसी किताबें कौन पढ़ता है? अविनाश ने कहा, 3 हत्याएं, और हर बार ये किताब, लेकिन अलग अलग सीरीज। अनाहिता ने पूछा, तुमने पढ़ी ये किताब? अविनाश ने कहा, नहीं, अभी वक्त ही नहीं मिला। अनाहिता ने पूछा, और लेखक? अविनाश ने जवाब दिया, नेट पर ढूंढा, लेकिन कृष्णा विराज के बारे में कुछ नहीं मिला। अनाहिता ने कहा, हो सकता है कोई नया लेखक हो या फिर कोई फ्लॉप लेखक। ऐसे लोगों की जानकारी नेट पर आसानी से नहीं मिलती। अविनाश ने अचानक कुछ सोचा और बोला, अरे, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? अनाहिता ने पूछा, क्या नहीं सोचा? अविनाश ने उत्साह से कहा, पब्लिकेशन हाउस जिसने ये किताब छापी है, वहां से कुछ जानकारी मिल सकती है। अनाहिता ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, इतनी जल्दी मेरा असर पड़ गया। अविनाश ने उसे घूर कर देखा। अनाहिता ने बात बदली, सुना है उपासना मेहरा कल यहाँ बयान देने आने वाली है। अविनाश ने उसकी ओर देखा और बोला, तुमने यहाँ जासूस तो नहीं बिठा रखे ना? अनाहिता ने हंसकर कहा, मुंबई का हर रिपोर्टर ये बात जानता है। तुम रिपोर्टरों को बहुत कम आंकते हो। अविनाश ने कहा, अगर तुम इस केस में मुझसे कोई मदद चाहती हो तो। अनाहिता ने तपाक से जवाब दिया, नो थैंक्स, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। अविनाश ने सिर हिलाया और फिर हल्के मजाकिया लहजे में बोला, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो शायद हम डेट पर जा सकते हैं, क्या ख्याल है? अनाहिता कॉफी पीते पीते खांसने लगी। अविनाश मुस्कुरा दिया। अनाहिता ने खुद को संभालते हुए कहा, और डेट पर करेंगे क्या? ये केस डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। अविनाश ने हंसकर कहा, चलो यही सही, फिलहाल मैं निकलता हूं, मुझे उस पब्लिकेशन हाउस जाना है। इतना कहकर उसने अपना फोन उठाया और बाहर निकल गया। मुंबई भारत। वो अनजान कमरा। वो लड़की यानी टाइसन ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो उसने एक सफेद रंग का हुडी पहन रखा था और साथ में नीली जीन्स। बाल उसके गर्दन तक कटे थे, जिनके ऊपर उसने सफेद रंग की कैप लगा ली थी। उसने शूज पहने, फोन देखा और फिर एक बैकपैक जिसके ऊपर पांडा बना हुआ था उसे कंधे पर टांग कर पहली बार दरवाजे से बाहर निकल गई। वहीं कमरे में सामने बेड पर एक बूढ़े के मेकअप का सामान रखा था, जिसमें सफेद बालों वाली विग, चुर्रियों वाली फेक स्किन वगैरह थी। टाइसन बाहर आई तो उसने पहले से टैक्सी बुक करवा रखी थी, जो रोड किनारे खड़ी थी। वो टैक्सी में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। टाइसन का फोन बजने लगा। उसने देखा तो किसी सिरदर्द का कॉल था।
उसने फोन उठाया और बात करने लगी। हाँ, निकल चुकी हूँ। करीब 45 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ज्यादा देर रुकूंगी नहीं, सिर्फ 10 या 15 मिनट। उसमें ही मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और किताब निकाल दी। साथ ही सफेद रंग का मास्क पहन लिया और किताब पढ़ने लगी। इस वक्त वो एक मनहूस किताब की चौथी सीरीज पढ़ रही थी, खूनी राज, एक अधूरा सच। लेखक। पढ़ते पढ़ते सफर कट गया और गाड़ी एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर रुक गई। टाइसन उतरी और बिना रुके अंदर चली गई। उसने मास्क और कैप पहन रखे थे। थोड़ी देर बाद वह हवा से बाहर आई। आते ही उसने देखा कि बाहर धूप में एक कचरा बीने वाला के 10-12 साल का लड़का बैठा था। वह अपने नंगे पैरों में पड़े छाले देख रहा था। उसके जूते पूरी तरह हफ्ते हुए थे। टाइसन उसके पास गई और स्टेप्स पर उसके बगल में बैठ गई। सामने समुद्र दिखाई दे रहा था। लड़के ने उसकी तरफ देखा तो टाइसन ने कहा, जूते फट गए हैं तुम्हारे। लड़के ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब चलूंगा तो घिस कर फटेंगे ही। टाइसन ने बैकपैक उतारा और उसमें से एक ट्यूब निकालकर लड़के को दी। लड़के ने उसे देखा तो टाइसन बोली, मैं भी ज्यादा पैदल चलती हूँ, इसलिए ये ट्यूब हमेशा बैग में रहती है। इसे लगा लो, तुरंत आराम मिलेगा। लड़के ने बिना कुछ कहे ट्यूब ले ली। टाइसन ने पूछा, स्कूल नहीं जाते हो? लड़के ने कहा, जाता हूँ, मगर रात में। टाइसन ने कहा, अच्छा, और सुबह ये काम, काफी थक जाते हो ना? लड़का बोला, सपना पूरा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। टाइसन ने पूछा, क्या सपना है तुम्हारा? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े होकर मुझे पुलिस वाला बनना है। टाइसन उसकी तरफ चुपचाप देखती रह गई। फिर उसने लड़के के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुमने तो बोलती बंद कर दी मेरी, रुको यहीं। इतना कहकर उसने लड़के के फटे जूते देखे और दूसरी तरफ चली गई। जब वापस लौटी तो उसके हाथ में एक पैकेट था। टाइसन ने लड़के की तरफ बढ़ाया। लड़के ने कहा, ये? टाइसन ने मुस्कुराकर कहा, जूते हैं तुम्हारे लिए। लड़के ने हैरानी से पूछा, पर मेरे लिए क्यों? टाइसन ने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम अपने फटे जूतों की वजह से रुक ना जाओ। पढ़ो बढ़ो, और एक दिन एक ऐसा पुलिस ऑफिसर बनो जो असली मुजरिम को पकड़े, ताकि किसी और को मुजरिम ना बनना पड़े। लड़के ने चुपचाप जूते ले लिए। बिल्कुल सही साइज था। टाइसन ने ईयरफोन कानों में डाले, बैकपैक को पकड़ा और आगे बढ़ गई। उसके ईयरफोन में बज रहा था, राही तो हूं, एक अकेली राह का, कभी गिरता तो कभी संभलता, बादलों के संग संग चलता, दूर उस अनजानी मंजिल को तकता। ना कोई अपना था मेरा, ना कोई पराया, अकेला ही था जहां मैं जब से आया। सुनते सुनते वह दूर निकल गई। शाम का समय, मुंबई, भारत। एक पब्लिकेशन हाउस। अविनाश ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इस किताब का, मिस्टर सेन? आखिर कुछ तो होगा। सेन ने कहा, मैं पहले ही बता चुका हूं, एसीपी। ये पब्लिकेशन हाउस मेरा खुद का नहीं है। मैंने इसे खरीदा था। उस वक्त इसका मालिक कोई और था जिसने ये किताब पब्लिश की थी। जब वो गया तो अपने रिकॉर्ड भी साथ ले गया। मेरे पास सिर्फ मेरी किताबों का रिकॉर्ड है। अविनाश ने पूछा, कितने साल पहले खरीदा था आपने? सेन ने कहा, यही कोई 15-16 साल पहले। वैसे भी मैं खून खराबे वाली किताबें पब्लिश नहीं करता। हाँ, कोई इंटेंस लव स्टोरी हो तो बताइए, मैं राइटर का नाम अभी बता दूंगा। अविनाश कुछ नहीं बोला और बाहर निकल आया। अचानक उसका फोन बजने लगा। फोन पर अभय था। अविनाश ने फोन उठाया। हाँ अभय, बोलो क्या हुआ? अभय ने घबराते हुए कहा, सर वो एक्चुअली। अविनाश ने तेज आवाज में कहा, क्या अभय, बोलो। अभय ने कहा, सर विजेंद्र मारा गया। अविनाश के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। अभय फोन पर बता रहा था, वो अचानक बिल्डिंग से कूद गया सर, पता नहीं कैसे हुआ। उसके बॉडीगार्ड भी नीचे ही थे, मगर बस 10 मिनट पहले ही वो नीचे कूद गया। आखिर कैसे? कैसे मरा वो? क्यों कूदा वो? या फिर कोई? उधर भीड़ गाड़ी के आसपास इकट्ठा थी। लाश देखकर चीख पुकार मच गई थी। हर तरफ खून फैला था। एक शीशे का टुकड़ा उसके पेट में धंसा था, जिससे तेजी से खून बह रहा था। उसकी पैंट की पिछली जेब में वही किताब फंसी हुई थी, खूनी राज, एक अधूरा सच। विजेंद्र के बॉडीगार्ड टूटी फूटी कार से उसकी लाश को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी टाइसन बिल्डिंग से बाहर निकली। उसने इस बार काले कपड़े पहन रखे थे, काले रंग का मास्क और काली कैप ही लगा रखी थी। वो भीड़ से निकलकर दूसरी तरफ के रास्ते पर बढ़ गई। चलते चलते वो एक पल के लिए रुकी, पलटी,
और हल्के से बुदबुदाई। फोर्थ सीरीज, फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 31, सेकंड पैरा। एक अधूरा सच, लेखा कृष्णवीर राज। इतना कहकर टायसन मुड़ी, ईयरफोन कानों में लगाए और भीड़ भाड़ से दूर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। उसके पीछे कार के पास लोगों की चीख पुकार जारी थी और विजेंद्र की पैंट की पिछली जेब में वही किताब फंसी हुई थी। खूनी राज, एक अधूरा सच, लेखक कृष्णवीर राज। टायसन ने अब खूनी राज की धूल भरी किताब के सबसे खतरनाक पन्ने तक पहुंच चुकी है, जहां हर नाम के साथ जुड़ा है एक खूनी खेल, लेकिन किताब अभी भी पूरी नहीं खुली है। अब सवाल यह है, अगला नाम किसका होगा? अगला निशाना कौन है? जाने के लिए देखते रहिए शैडो टेल्स 9। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि टायसन के अगले कदम और खूनी राज के नए खुलासे आप सबसे पहले देख सकें। क्या अविनाश अगले नाम को बचा पाएगा या किताब का अगला पन्ना फिर से खून से सनेगा? जवाब मिलेगा अगले भाग